गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम प्रीवियस आपकी क्लास में जो हम पढ़े थे एटॉमिक स्ट्रक्चर का, हम वहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था प्लैंक क्वांटम थ्योरी को। तो इन्होंने बोला कि जो एनर्जी के फॉर्म्स में क्या किया जाता है, ये जो आपके एनर्जी के जो पैकेट्स है ना, इस एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में क्या किया जाता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। और इसी पैकेट को उन्होंने क्या बोला था, तो क्वांटम बोला। ये जो आपके पास पैकेट, इस पैकेट को उन्होंने क्या बोला था, क्वांटम कहा था। यहाँ पर उन्होंने बोला कि जो एनर्जी होती है वो एच म्यू अपॉन लैम्डा के क्या होगी आपके पास, एच म्यू के बराबर होती है, या इसी को बोलेंगे कि जो एनर्जी होती है वो एच सी बाई लैम्डा के बराबर होती है। यहाँ पर जो आपके पास ई है या जो एच, उसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं या प्लैंक कांस्टेंट बोलेंगे। साथ ही साथ जो यहाँ पर एनर्जी होती है, ये एनर्जी किसके बराबर होगी, तो एन एच वी के, या इसी को बोला जाएगा एन एच सी वी बार के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है बेटा। तो इन्होंने ये बोला कि जनरली जो भी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है स्मॉल पैकेट के फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। साथ ही साथ उस एनर्जी के पैकेट को उन्होंने क्या नाम दिया था बेटा, क्वांटम नाम दिया था। क्या नाम दिया था आपका, क्वांटम उन्होंने क्या दिया था, नाम दिया था। इसके बाद आपके कौन साइंटिस्ट है, बोहर है। बोहर ने जो मॉडल दिया था किस पे बेस्ड था बेटा, ये क्वांटम रेडिएशन थ्योरी पे बेस्ड था। साथ ही साथ बोहर मॉडल सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे आधारित था। बोहर मॉडल जो था वो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। किसको बताएगा बेटा, बोहर जनरली पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये बताता है। पार्टिकल नेचर ऑफ क्या बताएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को आपको डिफाइन करता है। इन्होंने ये बोला, इनके पोस्टुलेट में क्या बोला कि जो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा इनका, जनरली इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सर्कुलर पाथ में रहते हैं। अट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड द न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस की तरफ का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बराबर होता है किसके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस के बराबर होता है। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड सेम वे में क्या करता है, रोटेट करता है, जिस तरीके से प्लैनेट क्या करेंगे बेटा, सन के अराउंड रोटेट करेंगे। यहाँ पर जो एटम्स होता है वो क्या होगा, एटम इज अ न्यूक्लियस। एटम के पास न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं आपके, प्रेजेंट होते हैं। और साइज ऑफ जो न्यूक्लियस होता है बहुत ही क्या होता है आपके पास, स्मॉल होता है। और इट इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। और कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, ये सेंटर में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये बोला गया, थर्ड पोस्टुलेट आपका इसका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। उसमें क्या होगा कि जो इसका एंगुलर मोमेंटम होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, वो इंट्रीगल मल्टीपल होता है किसके बेटा, तो वो इंट्रीगल मल्टीपल होता है एच अपॉन टू पाई के। वो क्या हो जाएगा, इंट्रीगल मल्टीपल हो जाएगा किसके, एच अपॉन टू पाई के। साथ ही साथ इन्होंने ये बोला कि जो ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, जो ऑर्बिट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं। साथ ही साथ उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को क्या मान के चला इन्होंने, कांस्टेंट मान के चला। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि जो स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं उसमें पर्टिकुलर अमाउंट की क्या पाई जाती है, एनर्जी पाई जाती है। और उसमें क्या बोला जाएगा, एनर्जी 1 2 3 4 5, या इसी को KLMNO बोला जाएगा। साथ ही साथ इसका सिक्स पोस्टुलेट यही है कि यहाँ पर क्या होगा कि जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है या एमिशन होगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन ओनली अकर इन द इलेक्ट्रॉन जंप फॉर्म। देखो यहाँ पर एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन होता है या एनर्जी का क्या होगा, जो एमिशन होगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन के फॉर्म में होगा। यहाँ पर जनरली यहाँ पर क्या होगा बेटा, साथ ही साथ इन्होंने ये बोला, बोहर ने, कि बोहर ने जो रेडियस, वेरियस रेडियस, इसमें रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, जो कोलम्बिक फोर्स होगा किसके बराबर होता है, तो K इज इक्वल टू Q1/Q2/R का स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पर आगे अगर हम इसकी बात करेंगे तो इन्होंने रेडियस बताया, रेडियस का टर्म को डिफाइन किया कि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, n²h²/4π² का स्क्वायर के बराबर होता है। या रेडियस का जो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा 0.529 मल्टीप्लाई n² एंगस्ट्रॉम। ये जो फॉर्मूला होता है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है बेटा, हाइड्रोजन के लिए, या हाइड्रोजन जैसे दिखने वाली स्पीसीज के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है। तो जब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जब हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन जो स्पीसीज होती है, जो क्या होगी, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए इसको क्या किया गया, इस फॉर्मूले को अप्लाई किया जाता है। और इसी फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, आपके रेडियस को निकाला जा सकता है। ठीक है। यहाँ पर आगे अगर हम बात करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, 2πk(z²/nh) होगा। 2πk(z²) क्या होगा आपके पास, NH हो जाता है।
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या बताया इन्होंने, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है। तो इसको तीन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, -2.18 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर, या फिर इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एन ई एन इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर, या ई इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4 अपन एन स्क्वायर अपन एच स्क्वायर। तो इस फॉर्म में इसके एनर्जी के फॉर्म को यहाँ पर क्या किया जाएगा बेटा, इंट्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन क्या होता है, तो काइनेट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 ke, या के इज इक्वल टू -e, या पी इज इक्वल टू 2e होता है। पी इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास 2e होता है, पी इज इक्वल टू क्या होगा 2e होता है। यहाँ पर जनरली अगर हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो लगने वाली एनर्जी होती है उसे ही क्या बोला जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। मॉल इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने के लिए लगने वाली एनर्जी क्या होगी, उसको क्या बोला जाएगा, तो उसे बोला जाएगा सेपरेशन एनर्जी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को उसके एक्साइटेड स्टेट से अलग करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको सेपरेशन एनर्जी बोलते हैं। साथ ही साथ एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट करने के लिए लगने वाली एनर्जी को क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन एनर्जी। और जितने भी काइनेटिक्स हमने एनर्जी पढ़ा है सभी की सभी कैसी होती है बेटा, इनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। इनकी जितनी भी आपके पास एनर्जी की वैल्यू क्या होगी आपके पास पॉजिटिव होती है। यहाँ पर बोहर मॉडल जो होता है वो सिंगल एटम के लिए ही एप्लीकेबल होता है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा बेटा, इसकी एनर्जी निकालेंगे तो E इज इक्वल टू टोटल एनर्जी निकालने के लिए E इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर फॉर्मूले का आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे दो तरीके का स्पेक्ट्रम होता है, एक होता है आपके पास इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है बेटा आपके पास, एक जो होगा वो क्या होगा आपके पास इमिशन स्पेक्ट्रम, और दूसरा जो स्पेक्ट्रम होता है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। तो यहाँ पर हम जो स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में को पढ़ने से पहले हमको कुछ सीरीज़ को पढ़ना है। इस सीरीज़ में हमको याद रखना है कि जो लाइमन सीरीज़ है, लाइमन सीरीज़ जो होती है वो यूवी रीजन में मिलती है। बाल्मर सीरीज़ जो होती है उसका रीजन क्या होता है, विजिबल रीजन होता है। पास्टन सीरीज़ जो होती है उसका रीजन इंफ्रारेड रीजन होता है। ब्रैकेट का जो होता है उसका रीजन आईआर रीजन होता है। पफंड का जो रीजन होता है वो आईआर रीजन होता है। हैमरी का जो रीजन होता है वो फॉर आईआर रीजन होता है। क्या होगा बेटा, फॉर क्या होगा, आईआर रीजन होता है। फॉर क्या हो जाएगा, आईआर रीजन होगा। तो यहाँ पर याद रखना है कि बाल्मर सीरीज में कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ आएगा बेटा, N1 में आएगा। किस में आएगा बेटा, वो N1 में आएगा। उसको बोलेंगे अल्ट्रा वायलेट रीजन या लाइमन सीरीज रीजन बोलेंगे। कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ आएगा, N2 में आएगा, तो उसको विजिबल रीजन या बाल्मर रीजन बोलेंगे। आपके पास किसी भी रीजन से इलेक्ट्रॉन आएगा लेकिन कहाँ आएगा, N3 में आएगा, तो उसको इंफ्रारेड या पास्टन रीजन बोलेंगे। यहाँ पर अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन कहीं भी रीजन से आ रहा है लेकिन कहाँ आ रहा है बेटा, N4 में, तो उसको ब्रैकेट सीरीज या आईआर रीजन बोलेंगे। आपके किसी भी रीजन से इलेक्ट्रॉन आ रहा है लेकिन कहाँ आ रहा है आपके पास, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ बेटा, हौच पौच हो जा रहा है वहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे, अगर आपके पास N7 6 5 4 कहीं से भी आ रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, 1 में आ रहा है, N1 में आ रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा, लाइमन सीरीज। क्या बोला जाएगा बेटा, लाइमन जो सीरीज होता है उसमें आपका कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं लेकिन वो आके कहाँ गिर रहा है बेटा, कहाँ पर आके लाई कर रहा है, वो N1 में लाई कर रहा है। कहाँ पे लाई कर रहा है, N1 में लाई कर रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा आपके पास, लाइमन सीरीज। क्या बोला जाएगा बेटा, लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज में क्या होता है, इस रीजन को अल्ट्रा वायलेट रीजन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, इसको अल्ट्रा वायलेट रीजन कहा जाता है। कहीं से भी आपका इलेक्ट्रॉन आए और आके कहाँ पर हो जाए बेटा, वो N1 रीजन पे आ जाए, तो इस N1 रीजन को ही क्या बोला जाएगा आपका, इस N1 रीजन को क्या बोला जाएगा, लाइमन सीरीज, या फिर इस रीजन को बोला जाएगा अल्ट्रा वायलेट रीजन। यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ रहा है लेकिन कहाँ पर आ रहा है बेटा, ये N2 में आ रहा है। किस में आ रहा है आपके पास, N इज इक्वल टू 2 में आ रहा है, N2 में आ रहा है ना, तो इसको इस रीजन को विजिबल रीजन बोलेंगे या इसी रीजन को क्या बोलेंगे, बाल्मर रीजन बोलेंगे। ये जो रीजन इसको विजिबल रीजन बोलेंगे या इसी रीजन को आप क्या बोलेंगे, बाल्मर रीजन बोलेंगे। आपका अगर यहाँ पर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है और कहाँ पर आ रहा है, ये N3 वाले रीजन पे आ रहा है। ये कौन से रीजन पे आ रहा है बेटा, N3 वाले रीजन पे आ रहा है, तो उसे पास्टन सीरीज बोलेंगे या उसको इंफ्रारेड रीजन बोलेंगे।
उसको पास्ट टेंस सीरीज बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे बेटा, इंफ्रारेड रीजन कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ रहे हैं और कहाँ पर आ रहे हैं, आपके पास N4 में आ रहे हैं। कहाँ पर आ रहे हैं बेटा, N4 में आ रहा है। N4 में आ रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, ब्रैकेट या IR रीजन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा उसको, ब्रैकेट या IR रीजन कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा, IR रीजन कहा जाएगा। यहाँ पर अगर आपके पास कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, N5 में आ रहा है, N5 वाले को क्या बोलेगा, पफन या उसको IR सीरीज कहा जाएगा। और कहीं से भी आपके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं, आपके पास N6 में आ रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, आपके पास हम्प्री सीरीज या IR रीजन सीरीज कहा जाएगा। तो बेटा अगर N1 में आएगा तो लाइमन सीरीज, N2 में आएगा तो बाल्मर सीरीज, N3 में आएगा तो पास्टन सीरीज, N4 में आएगा तो ब्रैकेट सीरीज, N5 में आएगा तो पफन सीरीज, और N6 में आएगा तो क्या होगा, वो हम्प्री सीरीज कहलाएगी। N1 वाला जो रीजन है उसको अल्ट्रा वायलेट रीजन, N2 वाले को विजिबल रीजन, N3 वाले के इंफ्रारेड रीजन, N4 वाले का IR रीजन, N5 वाले का IR रीजन और N6 वाले का फॉर IR रीजन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा बेटा, उसको फॉर IR रीजन कहा जाता है। फॉर IR रीजन कहा जाएगा। ठीक है, ठीक है। रेडबर्ग ने क्या दिया, एक सिंपल थ्योरेटिकल इक्वेशन दिया, किसके लिए, हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है ना उसमें वेरियस लाइन की तरफ कैलकुलेशन करने के लिए क्या दे दिया गया, रेडबर्ग फॉर्मूला दे दिया गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया बेटा, इनका फॉर्मूला था, ठीक है, इन्होंने जो फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला क्या था, 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर N22 का स्क्वायर। तो ये था बेटा रेडबर्ग फॉर्मूला। इससे हम क्या कर सकते हैं, आपकी 1/लैम्डा की वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया जा सकता है। 1/लैम्डा की वैल्यूज़ को क्या किया जा सकता है बेटा, कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके बाद हमने इसके पहले पढ़ा था, बोहर मॉडल पढ़ा था, जिसमें जनरली आप याद रखेंगे कि जो बोहर मॉडल्स होते हैं, बोहर मॉडल की कुछ लिमिटेशंस है। बोहर ने जनरली स्पेक्ट्रम, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम को वो नहीं बता पाए थे कि जो मल्टी इलेक्ट्रॉन होता है उनका स्पेक्ट्रम क्या होगा, उसको डिफाइन नहीं कर पाए थे। साथ ही साथ इन्होंने इन्होंने ये भी नहीं पता पाए थे कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π के बराबर क्यों होता है। साथ ही साथ ये स्पेक्ट्रल लाइन जो होती है ना उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, लाइन आ तो रही पर क्यों आ रही उसको नहीं बता पाए। साथ ही साथ इन्होंने क्वांटम थ्योरी और क्लासिकल थ्योरी के बीच के रिलेशन को भी ये नहीं बता पाए थे। ठीक है, बोहर जो है ये 4-5 चीज़ों का एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे और यही इनका क्या बना, लिमिटेशन बना। आगे जाके अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट जो आपकी थ्योरी आ रही है, ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को भी याद रख लेंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंसी में जो लाइट की स्प्लिटिंग होगी इसको बोला जाएगा जीमन, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंसी में क्या होगी, लाइट की स्प्लिटिंग बोला जाएगा, उसको बोलेंगे स्टार्क इफेक्ट। तो बोहर ने ना ही इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि जो लाइन हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड में क्यों आपकी एक्सप्लिट कर रही है, या जो आपकी लाइन हो रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यों एक्सप्लिट कर रही है, इसको ये जो है आपके बोहर जो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि जीमन इफेक्ट आ तो रहा है पर कैसे आ रहा है, या जो स्टार्क इफेक्ट आ रहा है वो आ तो रहा है पर कैसे आ रहा है, उसके डीप डीप में इसका कोई भी डिस्क्रिप्शन वो नहीं दे पाए थे। ठीक है, ड्यूअल नेचर की बात करेंगे तो ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में डी ब्रॉगली ने बताया है। उन्होंने ये बोला कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जनरली, ठीक है, तो लुइस ब्रॉगली ने बोला कि जो लाइट होती है, लाइट क्या करेगी, तो वेव के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी क्या करती है, वो शो करती है। डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग बोला गया कि जो वेवलेंथ होती है वो क्या होगी, मोमेंटम के क्या होगी, वो इन्वर्सली क्या होती है, आपके प्रोपोर्शनल होती है। क्या होगी, वो क्या होगी आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ पर जो डी ब्रॉगली ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सर्कुलर पाथ में क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, रोटेट करता है। ये जनरली बोला गया। ठीक है, तो ये बोला गया था बेटा किसके द्वारा, तो प्लैंक, डी ब्रॉगली के द्वारा इसको बोला गया। सेकेंड बोला गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है अगर इसको वेव माना जाएगा, द क्वांटम कंडीशन वाज गिवन बाय बोहर रेडली फुलफिल्ड। यहाँ पर अगर हम बोलेंगे तो एम वी आर इज इक्वल टू होता है NH/2π के क्या होता है, ये आपका क्या होता है, इक्वल होता है। डी ब्रॉगली की बात करेंगे
It is clear from the above description that according to the de Broglie there is a similarities between wave theory and Bohr theory. कुछ similarities थी उनके बीच में, लेकिन बस आपको यहाँ पर जो मेन याद रखना है कि डी ब्रॉगली ने बोला, क्या बोला बेटा डी ब्रॉगली ने? तो डी ब्रॉगली ने बोला था कि जो आपके पास जो लाइट होती है, तो जो लाइट का जो नेचर होता है वो पार्टिकल नेचर भी होता है और जो आपका वेव नेचर भी होता है। और इन्होंने क्या बताया था कि जो डी ब्रॉगली के अनुसार क्या बोला गया था कि जो वेव होता है, वेवलेंथ होती है किसके, इलेक्ट्रॉन की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, मोमेंटम के। तो जो वेवलेंथ होती है किसकी प्रोपोर्शनल होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, मोमेंटम के। क्या होती है वो इन्वर्सली क्या होती है बेटा, प्रोपोर्शनल होती है। मोमेंटम के क्या होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये था बेटा डी ब्रॉगली इक्वेशन। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट आ रही है वो आ रही है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन्होंने ये बोला कि हम एक ही समय में, जब हम क्या करते हैं बेटा, जब आपका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूवमेंट करता है, तो हम एक ही टाइम में हम क्या करेंगे, एक ही टाइम पे हम पोजीशन और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और इन्होंने जो यहाँ पर जो इक्वेशन दी वो क्या दी, डेल एक्स इज इक्वल टू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, क्या होगी वो, क्या होगी बेटा आपकी बराबर होगी। साथ ही साथ इसी में हम आगे अगर बात करेंगे तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि हम एक ही समय में, हम एक ही टाइम पे क्या नहीं बता सकते, तो हम एक ही टाइम पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को निकाला नहीं जा सकता। और इन्होंने जो इक्वेशन दी थी वो दी थी बेटा डेल एक्स मल्टीप्लाई डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, एच अपॉन क्या दिया था बेटा उन्होंने, 4 पाई दिया था। अब इसके बाद है क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर जनरली जो क्वांटम नंबर होता है इसमें क्या होता है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे तो जनरली क्वांटम नंबर क्या देता है हमको, इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट क्या देता है, जानकारी देता है। क्या देता है बेटा हमको, ये इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट जानकारी देता है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम क्या निकाल सकते हैं, सेल के बारे में जानकारी। एजिमुथल क्वांटम नंबर को एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, सब सेल की जानकारी। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम, ये ऑर्बिटल के बारे में बताता है। जो आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बोहर्स ने बताया था। किसने बताया था बेटा, बोहर्स ने बताया था। और जनरली क्या करता है, ये साइज ऑफ ऑर्बिटल को बताता है। किसको बताता है, तो साइज ऑफ ऑर्बिटल को ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है, साइज ऑफ क्या करेगा, ये ऑर्बिटल को क्या करेगा आपका एक्सप्लेन करेगा। कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जनरली अगर हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर सेल में निकालना है कि पर्टिकुलर सेल में कितने आपके इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसको 2n² से क्या किया जाता है, तो 2n² से इसको इंडिकेट किया जाता है। इसके अगर आप हम सेकेंड क्वांटम नंबर की बात करेंगे तो ये एजिमुथल क्वांटम नंबर है। क्या है बेटा, ये एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर को एल से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको सोमरफील्ड ने दिया था। ये जनरली सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, शेप ऑफ ऑर्बिट को बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल को बताएगा और साथ ही साथ ऑर्बिटल के एंगुलर मोमेंटम को भी क्या करेगा आपका एक्सप्लेन करता है। एस के लिए आपकी एल की वैल्यू 0 होती है, पी के लिए आपकी एल की वैल्यू 1 होती है, डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है और एल के लिए या एफ के लिए। देखो यहाँ पर आपने ले लिया एस ऑर्बिटल, यहाँ ले लिया पी ऑर्बिटल, यहाँ ले लिया डी ऑर्बिटल, यहाँ पर आपने एफ ऑर्बिटल। एल की वैल्यू एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए क्या हो जाती है आपकी 3 होती है। ठीक है बेटा, तो एजिमुथल जो क्वांटम नंबर होता है उसके बारे में सोमरफील्ड ने बताया था। और ये जो एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है वो जनरली क्या बताता है, तो शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है, एंगुलर मोमेंटम के बारे में ही बताता है। एस के लिए वैल्यू कितनी होगी 0, पी के लिए कितनी होगी 1, डी के लिए कितनी होगी 2, एफ के लिए कितनी होगी बेटा आपकी 3 होगी। क्या होगी आपकी 3 होगी। यहाँ पर अगर हम जनरली आपकी बात करेंगे तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है ब्रैकेट एल एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई होता है। ठीक है, टोटल आपका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद लैंडले ने बताया था, ये जनरली इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन को बताता है। किसको बताता है, जनरली इलेक्ट्रॉन के कंट्रीब्यूशन को बताता है, साथ ही साथ ओरिएंटेशन को भी बताता है। इसमें एम की वैल्यू -L से लेके +L के बीच में क्या करती है बेटा, लाई करती है। अगर हमको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालना है तो क्या करेंगे, n-1 करेंगे। रेडियल नोड निकालना है, सरफेस नोड निकालना है, नोडल सरफेस निकालना है तो n-L-1 करेंगे। एंगुलर नोड निकालना है तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड और नोडल प्लेन किसके बराबर होगी, जितनी एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी उतना ही क्या होगा उसमें एंगुलर नोड पाया जाएगा। न्यूक्लियस एंड इन्फिनिटी आर नॉट कंसिडर्ड एज अ नोड।
तो न्यूक्लियस और जो आपके इन्फिनाइट होता है उसको हम क्या कंसिडर नहीं कर सकते बेटा, उसको एज अ नोड हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको याद रखना है कि शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, तो एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्पेरिकल सिमेट्रिकली होता है। कैसा होगा बेटा, वो स्पेरिकल क्या होगा आपके पास, सिमेट्रिकली पाया जाता है। किसका, एस। पी का जो आपके पास जो शेप पाया जाता है वो जनरली आपके पास अगर हम देखेंगे तो डम्बल शेप पाया जाता है पी का। ठीक है, डम्बल शेप या डम्बल बेल शेप पाया, डम्बल बेल शेप पाया जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास हमने पढ़े कि जो एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्पेरिकल होता है। कैसा होता है बेटा, स्पेरिकल होगा। और यहाँ पर जो पी वाला ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, तो डबल डम्बल होता है। कैसा होगा बेटा, तो डबल डम्बल क्या होता है, ये पाया जाता है, डबल डम्बल पाया जाएगा। डम्बल देखो यहाँ पर मैं आपको बता दे रही हूँ, एस का शेप स्पेरिकल, पी का शेप डम्बल, डम्बल बेल शेप होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे डी की, तो क्या हो जाएगा, डबल डम्बल हो जाएगा। क्या होगा, तो ये डबल डम्बल हो जाएगा। तो बेटे शेप से भी आपके पास क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं कि बताइए कि आपके पास एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, तो स्पेरिकल होता है। कैसा होगा बेटा, तो डबल, चार ऑप्शन दे देंगे, डबल डम्बल, स्पेरिकल, डम्बल, बताइए क्या होगा। तो याद रखना है कि एस का जो आपके पास जो शेप होता है वो क्या होता है आपके पास, स्पेरिकल होता है। पी का जो शेप होगा वो क्या होगा आपके पास, डम्बल होता है। और डी का क्या हो जाएगा, डबल डम्बल हो जाएगा। डी का क्या होगा आपके पास, डबल डम्बल। और एफ का क्या होता है आपके पास, कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके फ्रेम हो सकते हैं। एस का जो ऑर्बिटल होगा उसका शेप स्पेरिकल, पी ऑर्बिटल का शेप डबल डम्बल, डी का क्या हो जाएगा, पी का क्या होगा डंबल, और डी का क्या हो जाएगा आपके पास, डबल डंबल। डंबल और डबल डंबल में कंफ्यूजन हो सकता है बेटा, इसलिए याद रखेंगे कि पी है तो उसमें क्या होगा, डंबल शेप, और डी जो होगा उसमें क्या होगा, डबल डंबल शेप उसका पाया जाता है। यहाँ पर आप याद रखेंगे जो डी जेड का स्क्वायर होता है, डी जेड स्क्वायर वाले में कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का नोडल प्लेन पाया नहीं जाता। इसके बाद जो लास्ट आपके पास क्वांटम नंबर आता है वो आता है स्पिन क्वांटम नंबर। ये जो आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर है इसको गोल्ड स्मिथ ने और यूलिन बैग ने बताया है। जनरली ये क्या करता है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमको एक्सप्लेन करता है। अगर अप डायरेक्शन होगा तो प्लस हाफ, और डाउन होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ। अप होगा तो प्लस हाफ और डाउन होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ। तो आज हमने क्वांटम नंबर देखा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को पढ़ा जिसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको एम से कैलकुलेट किया जाता है, और स्पिन क्वांटम नंबर जिसे एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने ये देखा था कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसके बारे में बोहर ने बताया था, साथ ही साथ वो क्या करता है, तो साइज ऑफ ऑर्बिटल को बताता है। कौन, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर हमने देखा कि जो आपके पास एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है उसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसके बारे में सोमरफील्ड ने बताया था। जो एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है वो जनरली शेप ऑफ ऑर्बिट्स को बताता है। किसको बताएगा, ये जनरली आपका शेप ऑफ ऑर्बिट को बताता है। इसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को लैंडे ने इसको क्या किया था, एक्सप्लेन किया था, उसने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। ये जनरली ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको बताता है। इसके बाद हमने स्पिन क्वांटम नंबर देखा। तो जो स्पिन क्वांटम नंबर है, तो स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में गोल्ड स्मिथ और किसने बताया था, तो यूनिल बैग ने इसको क्या किया था बेटा, एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे तो अबोल ने क्या किया था, तो एनर्जी, एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या किया था, तो एनर्जी के अकॉर्डिंग उसने इलेक्ट्रॉन को फिल किया था। ठीक है, तो ऑबोल ने क्या किया था, एक सीक्वेंस दिया था जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, तो शब शेल को उसके मिनिमम एनर्जी से मैक्सिमम एनर्जी तक उसको क्या किया, उसने क्या किया था बेटा, अरेंज किया था। और इसी वे में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, फिल करते हैं। जैसे 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d। ये जो आपको सीक्वेंस दिख रहा है, इसी सीक्वेंस में क्या किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। तो ये किसने बताया था बेटा, ऑबो ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा, फिर 3d में जाएगा, फिर 4p में जाएगा, फिर 5s में जाएगा, फिर 4d में जाएगा, 5p में जाएगा, फिर 6s में जाएगा, फिर 4f में जाएगा, फिर 5d में जाएगा, 6p में जाएगा, फिर 7s में जाएगा, फिर 5f में जाएगा, 6d में जाएगा और 7p
पी में जाएगा। इस तरीके से क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन को फिल करने का सीक्वेंस किसने दिया, आपके आउबॉल ने दिया था। इसके बाद जो आपके साइंटिस्ट आ रहे हैं बेटा वो कौन से आ रहे हैं, तो इसके बाद जो आपके साइंटिस्ट आ रहे हैं वो हुंड आ रहे हैं। ठीक है, तो हुंड जो है उन्होंने मल्टीप्लिसिटी के बारे में बताया। उन्होंने क्या बोला, the rule deal with the filling of electron into the orbital belonging to the same subcell is of the orbital of equal energy are called a degenerate orbital. Pairing of electron in an orbital belonging to the same subcell take until each orbital belonging to the subcell has got, देखो इसमें ये बोला गया कि आपके पास s ऑर्बिट है, s ऑर्बिट कितना कंटेन करता है बेटा, यहाँ पर दो, देखो यहाँ पर आपके पास ये s है, यहाँ पर आपके पास p में कितने ऑर्बिट होते हैं, 3 होते हैं, d में कितने होते हैं बेटा आपके पास 5 होते हैं, एफ में कितने होते हैं आपके पास 7 होते हैं, कितने हो जाएंगे आपके 7 होते हैं। तो ये शब्द शेल, एस में कितना शब्द शेल होता है बेटा 1, पी में कितना होता है 3, डी में कितना होता है 5 और एफ में कितना होता है 7 होता है। तो इन्होंने ये बोला था कि यहाँ पर जो डीजनरेट्स ऑर्बिट होते हैं उनमें क्या होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी ये कंटेंट करता है। क्या करेगा बेटा, इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करेगा, ये कंटेंट करता है। साथ ही साथ पाउली ने ये बोला था कि यहाँ पर चारों क्वांटम जो आपके नंबर्स होते हैं, जो आपके चारों क्वांटम नंबर जो हमने पढ़े ना, स्पिन, मैग्नेटिक, एजिमुथल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो इसके जो चारों क्वांटम नंबर होते हैं कभी भी उसकी जो वैल्यू होती है वो बराबर नहीं होती। तो चारों के चारों जो क्वांटम नंबर होंगे उनकी एनर्जी क्या होती है बेटा, बराबर नहीं होती है। तो ये बताया था किसने बेटा, आपके पाउली ने बताया था। इसी को बोला जाता है पाउली एक्सक्लूशन लॉ। इसी को क्या बोला जाता है बेटा, पॉली एक्सक्लूशन लॉ। इसमें बोला गया था कि जो दो इलेक्ट्रॉन के कभी भी आप कितने भी इलेक्ट्रॉन्स का पेयर बना के उसको सॉल्व करके देखिएगा तो उसमें क्या होगा, चारों के चारों जो क्वांटम नंबर होते हैं उनकी जो वैल्यूज होती है वो कभी भी सेम नहीं आती, डिफरेंट ही आएगी। 3 सेम हो सकता है, 2 सेम हो सकता है, 1 सेम हो सकता है, लेकिन चारों के चारों क्वांटम नंबर कभी भी आपके सेम नहीं हो सकते। तो बेटा यहाँ पर जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो चैप्टर यहाँ पर आपका एंड होता है। और नेक्स्ट क्लास में हम इसी के आगे का जो पोर्शन है उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।